हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो फर्स्टली आपको बता दें कि जर्नल हमने कर ली है, जर्नल के बाद हमने लेजर कर ली है और लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल तीनों एक सीक्वेंस में है। फर्स्ट हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम इस चीज के लिए बनाते हैं कि जो हमने अकाउंट प्रिपेयर करे हैं लेजर में, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि कहीं कोई हमारी कोई गलती तो नहीं है, कि किसी अकाउंट में हमने बैलेंस कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, इस चीज की चेकिंग करने के लिए। तो फर्स्टली इसका मीनिंग क्या है? ऑल दी बिजनेस मैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने के बाद वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग, कि जो हमने पोस्टिंग करी है क्या वो सही है या नहीं, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फॉर दिस पर्पस ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वेयर इन द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट इन द लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड। इस पर्पस के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम सभी अकाउंट को रखते हैं। द स्टेटमेंट सो प्रीपेड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और वो स्टेटमेंट हमारी ट्रायल बैलेंस कहलाती है। अब है इसके ऑब्जेक्टिव कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इसका, टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट की हमारे पास जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या वो सही है कि गलत है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट की हम एक समरी भी प्राप्त कर सकते हैं इससे। जैसे कि हमने जर्नल करी, जर्नल एंट्री के अंदर हमने देखा कि कैश की 10 एंट्रियां हैं, तो 10 एंट्रियों के अंदर हम कैश को कैलकुलेट करेंगे कि कितना कैश हमें मिला, कितना कैश हमने पे करा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास वो बैलेंस सीधा ही लिखा होगा कि कैश का अमाउंट आपकी इतनी है, कि इतने रुपए आपके डेबिट के हैं या इतने रुपए आपके क्रेडिट के हैं, मतलब इतने आपको मिल गए या इतने आपने इसके पे कर रखे हैं, मतलब ओवरड्राफ्ट में है, इस तरीके से। तो थर्ड है हमारे पास फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, में फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम अकाउंट बनाते हैं वो है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हमने सीखना है कि ट्रायल बैलेंस हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि फर्स्टली आपको बताया है कि सबसे पहले हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं, फिर लेजर, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000, कि 20,000 का हमने फर्नीचर कैश में खरीदा है। तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। सेकेंड एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, कि गुड्स हमने 10,000 का नगद खरीदा, तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, तो आने पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख, कि 1 लाख रुपए का हमने माल बेचा है नगद में, तो कैश अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, टू सेल्स अकाउंट हमारे ₹1 लाख, क्योंकि पैसा आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे और गुड्स हमारा जा रहा है तो सेल को हम क्रेडिट करेंगे। अब हमने इनकी करनी है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग में जैसे सबसे फर्स्ट अकाउंट है हमारा फर्नीचर का, तो अब हमने फर्नीचर अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करनी सीखनी है। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको लेजर अकाउंट बता दिए थे कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि इसमें हम लेजर अकाउंट करके देखते हैं। जैसे हमने फर्नीचर अकाउंट बनाना है तो हम फर्नीचर को देखेंगे, ये हमारा डेबिट में है, तो हमने लेजर अकाउंट की डेबिट में चले जाना है। अब फर्नीचर अकाउंट हम जो बना रहे हैं उस अकाउंट में हमने उसका नाम नहीं लिखना। जैसे फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो कभी भी फर्नीचर अकाउंट के अंदर फर्नीचर का नाम नहीं आएगा। जब जैसे देखो फर्नीचर हमारा डेबिट में है तो डेबिट की तरफ आ जाएंगे, और फर्नीचर को नहीं लिखेंगे, उसका अपोजिट लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और अमाउंट जो हम लिखेंगे वो फर्नीचर की ही लिखेंगे 20,000। वैसे तो दोनों सेम है, बट फिर भी ये है कि जो अकाउंट बना रहे हैं हम उसकी ही अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज का। अब फर्नीचर की हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है। अब फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल। अब रियल अकाउंट को जो हम बंद करते हैं बाय बैलेंस सीडी से, तो इसमें आ जाएगी ₹20,000, ताकि हमने इसका बैलेंसिंग निकालना है 20,000 रुपीज। अब जो बैलेंस निकाला जाता है साल के एंड में निकाला जाता है। मान लो कि ये हमारी जो जर्नल एंट्री है वो
हमारे पास 13 की है, तो हमने इस काउंट को जब बंद करना है 30 को कर देना है डेट को। अब जैसे हमारे पास बैलेंस ईडी आ गया इसका 20,000, तो हमने इसका टोटल करना है 20,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़। अब इस बैलेंस को हमने बाद में सीडी को बीडी भी बनाना है नेक्स्ट डे में, तो यहाँ एंट्री बनेगी, डेट आ जाएगी 14, तो टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज अकाउंट। अब हमारे पास परचेज अकाउंट है, तो अब देखो यहाँ पे परचेज हमारी डेबिट है, तो परचेज की लेजर में हम डेबिट की तरफ आ जाएंगे और डेबिट की तरफ में हम अब यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट और अमाउंट जो आ जाएगी हमारे पास 10,000 रुपीज़ की। और यहाँ पे डेट सपोज जो भी हो लिख लेंगे। हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। वैसे परचेज हमारी एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और ये साल के एंड में बंद होता है हमेशा हमारा अकाउंट, तो यहाँ पे वैसे बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा, तो फिर भी हमने इसका एक तरह के बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस सीडी करके 10,000 रुपीज़। इसका टोटल करेंगे 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। अब हमने इस बैलेंस को टू बैलेंस बीडी करना है नेक्स्ट डे को, टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैश काउंट। अब हमने कैश काउंट बनाना है, तो कैश काउंट के अंदर हमने एंट्री अभी चेक करनी है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एंट्री में कैश है क्रेडिट में, तो हमने कैश के लेजर में क्रेडिट की तरफ बाय फर्नीचर लिखना है एक तो, और दूसरा हमने लिखना है बाय परचेज। तो हमारे पास दोनों आ जाएंगे बाय फर्नीचर बाय परचेज। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास बाय फर्नीचर अकाउंट और बाय परचेज अकाउंट। फर्नीचर वाली अमाउंट थी हमारे पास 20,000 की और ये है हमारे पास 10,000 की। अब कैश काउंट है, ये भी हमारा रियल काउंट है, तो रियल काउंट जो हमारा क्लोज होता है टू बैलेंस सीडी से, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपीज़। अब इस बैलेंस सीडी को हमने नेक्स्ट डे में बाय बैलेंस बीडी भी करना है, तो 1/4 को बाय बैलेंस बीडी 30,000 रुपीज़। अब है हमारे पास सेल्स काउंट। अब हमने सेल्स काउंट बनाना है, तो जर्नल एंट्री हमारे पास एक ही थी सेल्स काउंट की, तो अब सेल अकाउंट की हमने क्रेडिट की तरफ बाय कैश लिखना है 1 लाख रुपीज़। अब जो सेल है हमारा वो भी ट्रेडिंग अकाउंट से बंद होगा साल के एंड में, बट हम इसका एक तरीके से बैलेंस निकाल लेते हैं टू बैलेंस सीडी, तो 1 लाख रुपीज़ की, तो टोटल करेंगे हम 1 लाख और 1 लाख रुपीज़। अब इस वाले 1 लाख को, ये बैलेंस सीडी है, तो नेक्स्ट डे को 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से ये हमारे सभी लेजर काउंट बन चुके हैं। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर सिर्फ ओनली भी 3 ही एंट्री ली हैं, तो अभी तो सिर्फ मैंने 3 एंट्री ली हैं। पेपर के अंदर आपके पास अगर 5-6 एंट्री आ रही हैं, तो पहले आपको 5-6 एंट्रियों की जर्नल करनी है, फिर आपको उसके लेजर बनाने हैं, देन आपको ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली 3 एंट्री ली हैं, क्योंकि अगर मैं सभी के जर्नल लेजर करने लग जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ अभी 3 एंट्री ली हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। अब हमने बनाना है इनका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमने किस तरीके से बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने करना क्या है कि जो हमने लेजर पोस्टिंग करी है बस उसके बैलेंस को ही हमने यहाँ पे पुट करना है। जैसे देखो, सबसे पहले हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया है, तो फर्नीचर का अगर ये टू बैलेंस बीडी, हमने सिर्फ बीडी वाले को चेक करना है। एक बार हमने क्लोजिंग करने के बाद अगर क्लोजिंग वाला क्रेडिट की तरफ है तो हमने डेबिट की तरफ बीडी लिख देना है। अगर सपोज करो क्लोजिंग वाला डेबिट की तरफ होता टू बैलेंस सीडी, तो हमने बाय बैलेंस बीडी कर देना था। अब हमारे पास टू बैलेंस बीडी है, तो फर्नीचर की डेबिट की तरफ लिखा है, तो ये 20,000 लिखे हैं, तो हमने फर्नीचर की अकाउंट की डेबिट की तरफ 20,000 लिख देने हैं इस तरीके से।
अगर समझ लो फर्नीचर के क्रेडिट में होता तो उसे हम क्रेडिट में लिख देते हैं। वैसे ये असेट है तो असेट के सभी बैलेंस डेबिट की ही तरफ होते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट की भी डेबिट में 10,000 रुपीज लिखे हैं, तो हमने इसके भी 10,000 ही लिखना है डेबिट की तरफ। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास इसका कैश अकाउंट। अब है हमारे पास कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमारे पास एक गलती हो चुकी है। इसमें क्या है कि जैसे टू सेल्स, हमारे पास पैसा आया भी है तो इस वाले को हमने छोड़ दिया था टू सेल्स, तो इसको भी हमने पहले लिखना है टू सेल्स में 1 लाख रुपीज। तो हमारे पास यहाँ पे टू सेल्स आ जाएगी इसकी 1 लाख रुपीज की। अब हमारे पास देखो डेबिट की तरफ 1 लाख रुपीज है, क्रेडिट की तरफ 30,000 रुपीज है, तो यहाँ पे हमारे पास बाय बैलेंस सीडी जो आएगा वो आएगा 70,000 रुपीज का। तो देन टोटल होगा हमारा 1 लाख रुपीज का, और यहाँ पे डेबिट की तरफ भी हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज का। अब हमारे देखो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, जो बाय बैलेंस सीडी है हमारा क्रेडिट की तरफ आया है, तो इसको हमने डेबिट की तरफ लिखना है टू बैलेंस बीडी, जो कि हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 70,000। और अब इस अमाउंट को हमने रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। कैश अकाउंट की डेबिट की तरफ 70,000, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70,000 रुपीज। अब है हमारे पास सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट की, अब देखो बैलेंस बीडी हमारा क्रेडिट की तरफ लिखा है, तो इसे हमने क्रेडिट की तरफ में लिख देना है 1 लाख रुपीज। अब हमारे पास क्या होगा कि जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने जितने भी लेजर बनाए हैं उन लेजर का डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। जैसे डेबिट का टोटल 1 लाख रुपीज है तो क्रेडिट का टोटल भी 1 लाख रुपीज है। अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो जर्नल से हमने लेजर करी है, लेजर के बैलेंस हमारे बिल्कुल सही हैं। तो टोटल आने पर हमारे ये सभी एंट्रियां जो जर्नल है लेजर वो बिल्कुल करेक्ट मानी जाएंगी। तो ये था हमारा कुछ जिसके अंदर हमने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया। तो अगर पेपर के अंदर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो जिसके अंदर आपको जर्नल भी आएगी, लेजर भी आएगी और ट्रायल बैलेंस भी आएगा, तो वो ज़्यादा नंबर का होगा। पेपर के अंदर कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ लेजर के सीधा बैलेंस दे दिए जाते हैं, बस अब उन्हें हमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट साइड में उन्हें लिखना होता है। तो इसका भी एक हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाते टाइम हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि जो सभी एसेट्स हैं उनको हमने डेबिट करना है, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, सभी जो खर्चे हैं हमारे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उनको डेबिट करना है, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट हमारे क्रेडिट होंगे। कैपिटल को हमने क्रेडिट करना है, ड्राइंग को हमने डेबिट करना है, परचेज हमारी डेबिट रहेगी, सेल हमारी क्रेडिट रहेगी, परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट रहेगी, सेल रिटर्न हमारी डेबिट रहेगी। तो जैसे हम जर्नल एंट्री में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है। अब जर्नल एंट्री के अंदर क्या होती है, सभी एसेट्स हमारी डेबिट ही होती हैं अगर हमने परचेज कर रखी हैं तो यहाँ पर भी हमारा यही रूल चलेगा। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक का, कि क्लोजिंग स्टॉक को कब हमने ट्रायल बैलेंस में लिखना है और कब हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। तो जर्नली क्या होता है कि हम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते, इसका एक रीजन है। जैसे देखो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है कि साल के एंड में ऐसा गुड्स जो हमारा अनबिका रह गया, मतलब जो कि सोल्ड नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन में हमारे पास जर्नली क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते। उसका एक रीजन है क्यों नहीं लिखते। जैसे समझ लो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 रुपए का, हमने परचेज कर लिया 500 रुपीज का, तो टोटल हो गया हमारे पास 600 रुपीज का स्टॉक। अब हमने सेल जो कर दिया 400 का, हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो 200 बचा। अब देखो एक्चुअल में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है ऐसा स्टॉक जो कि हमारा साल के एंड में अनबिका रह गया, तो जो ये 200 हमारा अनबिका है वो एक्चुअल में हमारा 500 के अंदर वैल्यू उसकी जुड़ी हुई थी, क्योंकि हमने खरीदे हुए पार्ट का ही तो टुकड़ा वो रह चुका है जो अनबिका रह गया। तो इस सिचुएशन में हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। तो ये हमारे पास रीजन है इसका कि जर्नली हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास अगर कि क्लोजिंग स्टॉक को हम शामिल कब कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन इन क्वेश्चन। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है
तो देन हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। इसका भी एक रीजन है कि क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कहते हैं COGS। अब इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देखो माइनस हो रखा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अगर क्वेश्चन में COGS दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों ले लिए हैं बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक को शामिल करेंगे। तो वी विल इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को शामिल किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि वी विल नॉट इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को शामिल नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये हुआ COGS, अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। और एक पॉइंट था जर्नली कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते। अब पेपर के अंदर जो नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है वो इस तरीके से आता है, हमारे पास हमें कुछ बैलेंस दे रखे होंगे, उन बैलेंस को हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है कि ट्रायल बैलेंस की कौन सी डेबिट साइड में आएगा, कौन सी हमारी क्रेडिट साइड में आएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। अब हमें ऐसा स्टॉक जो हमें 1 अप्रैल 2017 को दे रखा है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक हमारी ये सेट है एक तरीके से, इसे हम डेबिट में लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे डेबिट की तरफ लिख देंगे 2,20,000 रुपीज का। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज, तो सभी की सभी परचेज हमारी डेबिट होती हैं, तो डेबिट की तरफ आ जाएगा हमारा परचेज। आगे है सेल्स, सेल्स हमारी क्रेडिट होगी जैसा हमने रूल में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास कैरीज इनवर्ड। अब देखो कैरीज इनवर्ड का मतलब होता है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज करते टाइम जो हम भाड़ा पे करते हैं तो वो हमारा होता है कैरीज इनवर्ड। तो एक तरीके से एक्सपेंसेस है तो इसे भी हम डेबिट की तरफ ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैरीज आउटवर्ड। अब कैरीज आउटवर्ड का मतलब है जब हम माल सोल्ड करते हैं तो सोल्ड करने के टाइम जो हम भाड़ा पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरीज आउटवर्ड। तो ये भी हमारे खर्चे ही हैं एक तरीके से, तो इसलिए इसको भी हम डेबिट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर। डेटर हमारी क्या होती है, असेट्स। भाई ऐसे पर्सन जिनको हमने उधार में माल सोल्ड करा है तो इसलिए इसे डेबिट में लिखेंगे 3,20,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जिनसे हमने उधार में माल परचेज करा है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो 1,74,000। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल रिटर्न कहते हैं। अगर सेल हमारी क्रेडिट है तो सेल रिटर्न हमारी डेबिट होगी, तो 85,000 की। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज अगर हमारी डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट रहेगी 20,000 रुपीज से। आगे है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ऐसा पैसा जो हमारा डूब चुका है, तो एक तरीके से हमें लॉस होगा, तो लॉस को हमने डेबिट में लिखना है 6,000। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमारी ये सेट है इसलिए इसे भी हमने डेबिट में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है तो एक्सपेंसेस है इसलिए इसे हम डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस एंड सैलरी, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए इसे हम डेबिट में लिखेंगे 85,000। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसी अमाउंट जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस में नहीं दूसरों के बिजनेस में। तो जो पैसा हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हमारे लिए असेट है तो असेट को भी हम डेबिट में ही लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाएगी डेबिट की तरफ 3 लाख रुपीज की। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स 27। कैश एंड बैंक है हमारे पास, ये हमारी असेट है इसलिए इसे हम डेबिट में लिखेंगे। बिल्डिंग 6 लाख की, ये हमारी सेट है तो इसे भी डेबिट में।
आगे फिक्चर्स है तो ये भी हमारी सेट है, इसे भी डेबिट में लिखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब देखो ये तो नाम से ही पता लग रहा है एक्सपेंसेस है, तो इसे भी हम डेबिट में लिखेंगे। मिसलेनियस इनकम, अब सभी इनकम हमारी क्रेडिट ही होती हैं, तो इसे भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, अब देखो लोन है, लोन चाहे हमने जिस मर्जी बैंक से ले रखा हो तो हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि कल हमें वो वापस पे करना होगा, तो ये लायबिलिटीज होने के कारण इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो 2,20,000 का 50,000। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन जो हमने लिया था वो हमारी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटीज के ऊपर अगर लोन इंटरेस्ट पे करना है तो वो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए इसे डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल है 8 लाख रुपीस की, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। आगे है हमारे पास ड्राइंग, तो ड्राइंग है हमारे पास 60,000 का, तो इसे भी हम डेबिट में लिखेंगे। जैसा रूल में पहले पढ़ा था मैंने, तो डेबिट में। आगे है गुडविल, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारी ये सेट है, इसलिए इसे हम डेबिट में लिखेंगे 80,000 का। अब है हमारे पास गुडविल, गुडविल भी हमारी ये सेट है, इसलिए इसे भी डेबिट में लिखेंगे। अब देखो हमें दे रखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च तो 2018 का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें COGS गिवन नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती तो हम क्लोजिंग स्टॉक को शामिल कर लेते, बट अब हमें COGS गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्लोजिंग स्टॉक को शामिल नहीं करेंगे, तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अगर इन दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा सही है, वरना क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो हमने लेजर के बैलेंस निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल गलत है, अगर मैचिंग नहीं खा रहा। तो यहां हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, चेक कर लेंगे कि मैचिंग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। दोनों टोटल इक्वल आ रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा सही है, वरना क्वेश्चन हमारा गलत रहेगा। अगर सपोज हमारा क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल इक्वल नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, तो हम सस्पेंस काउंट को ओपन कर देते हैं कि अगर हमने काफी कोशिश कर ली कि सभी चेक कर लिए, जर्नल भी चेक कर ली, लेजर भी कर ली, तब भी हमारा मैचिंग नहीं खा रहा, तो उस सिचुएशन में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम सस्पेंस काउंट में लिख देंगे। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट की तरफ सस्पेंस काउंट लिख के या अमाउंट लिख देंगे, अगर क्रेडिट की तरफ आ रहा है तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर, तो जिसके अंदर हमने जर्नल एंट्री प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस के साथ एक क्वेश्चन करना सीख लिया। कुछ हमें बैलेंस भी गिवन थे, जिसके अंदर हमारे पास लेजर के बैलेंस गिवन थे, और जिनको हमने ट्रायल बैलेंस में रखना सीख लिया अभी किस तरीके से रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।